एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसका जो है ना मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना जायज़ है क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिटबिट लिमिटेड का है विंटर 2020 का क्वेश्चन। अब पहले सबसे पहले ये कंपनी है, ठीक है। वो तो कंपनी का ही केस पूछेगा। अब हम जो है ना एज ऑडिट मैनेजर है यहाँ पर, हमें ये डेटा दी गई है और उसके बाद हमें बोला गया है कि डिस्कस करो ऑडिट रिस्क जो ऊपर आपको मिलेंगे और उसके बाद उसके प्रोसीजर्स डिज़ाइन करो। अब ये डेटा अगर देखोगे ना आप लोग, तो ये बस 2-3 पैराग्राफ ही हैं। यानी कि एक ये फाइनेंशियल डेटा दी गई है, उसके बाद ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और एक ये पैराग्राफ दिया है। 2 पैराग्राफ है और ये तीसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। इस इतनी सी डेटा से हमें रिस्क तकरीबन 9-10 रिस्क मिल जाएंगे। फिर उसके प्रोसीजर भी डिज़ाइन करने हैं इनके। तो इसको देखते हैं ना। देखो, रिस्क वाले क्वेश्चन में सबसे मसला यही होता है कि रिस्क जो है ना छोटे से इंफॉर्मेशन से कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो यही होता है कि इस इंफॉर्मेशन को ऐसे रीड करें जो हमें रिस्क मिल जाए। तो मैं भी वही कोशिश करूँगा कि इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से रीड करूँगा जिससे हमें मैक्सिमम रिस्क मिल जाए। और लिंक करने की भी कोशिश करूँगा मैं कि इस रिस्क और रिस्क कैसे हमें लग रहा है कि ये अगर यही चीज़ किसी और क्वेश्चन में हो तो फिर उसको भी हम लिंक कर सकें। इससे पहले जो है ना ये वाला मैंने क्वेश्चन किया था, इसमें भी बहुत इस वाली 1-2 चीज़ें जो है ना इससे क्वेश्चन में रिपीट होंगी। 1-2 चीज़ें, सही है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है, रीड करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है यू आर ऑडिट मैनेजर एट हारून रहीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ फिटबिट लिमिटेड। यहाँ पर ईयर मेंशन किया है। तो मैंने पहले भी बोला था जब भी ईयर एंड की बात बोले तो सब्सिक्वेंट इवेंट का रिस्क आइडेंटिफाई करना लाजमी होता है। जब भी ईयर एंड करे तो ये ईयर एंड को ध्यान रखना है, ठीक है। डेट को ध्यान रखना है कि ये डेट दी हुई है, जैसे जब भी चाहे ऑडिट रिपोर्ट का यानी कि क्वेश्चन हो या रिस्क का क्वेश्चन हो, ऑडिट में कहीं पे भी ईयर एंड की डेट है ना, तो उसको ध्यान रखना है कि मे बी सब्सिक्वेंट इवेंट का तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये हमारे पास डेट दी गई, उसके बाद अभी आगे रीड करते हैं। FBL इज़ लिस्टेड कंपनी और ये इंगेज करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिटनेस इक्विपमेंट की और रिलेटेड एसेसरीज। फिटनेस इक्विपमेंट बनाती है जिम वगैरह के लिए, और उसके रिलेटेड कोई जो है ना एसेसरीज भी सेल करती है। अब ये जो है ना सेल करती है सारे प्रोडक्ट और ऑल कंट्री थ्रू चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अभी इसने ये नहीं बताया कि एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट भी करती है। अब ये सिंपल इसने यहाँ पर ये बात की है कि जो है ना ओवरऑल कंट्री, यानी कि अभी तक तो जितना लग रहा है ये इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करती। तो मैंने पहले भी बताया था इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जब भी आए तो उसमें फॉरेन करेंसी का रिस्क आता है, जिसके साथ 2 रिस्क और होते हैं। वो इन्वेंट्री का भी हो सकता है और रिसीवेबल का भी हो सकता है और हमारे पास पेएबल का भी हो सकता है। ये तीनों रिस्क, 4 रिस्क हो सकते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में। बट यहाँ पर इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आगे रीड करते हैं। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ध्यान से रीड करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? 2019 की डेटा दी हुई है, 2020 की डेटा दी हुई है। 2019 में रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास सेल ऑफ फिटनेस इक्विपमेंट से 70,000 का, ये मिलियंस में। और ये 20 में आ रहा है 71 का, यानी कि इतना चेंज नहीं है रेवेन्यू में। अब रेवेन्यू में इतना चेंज नहीं है, इन्वेंट्री दी हुई है, इन्वेंट्री में भी इतना चेंज नहीं आया, 200 रुपये का चेंज आया। तो इन्वेंट्री का तो रिस्क नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जितना रेवेन्यू उसका आ रहा है उसके बेस पे वो इन्वेंट्री भी क्रिएट कर रहे हैं। और मे भी इन्वेंट्री का ये रिस्क आ सकता है कि इन्वेंट्री का ये जो है ना स्टॉक 16,000 या हमारे पास 1500, ये मे बी स्टॉक इसका जो है ना, यानी कि जो हमारे पास सेविंग स्टॉक होता है, मतलब कि ये वो स्टॉक होगा कि अगर कस्टमर आ जाए तो इसलिए इतना इन्वेंट्री में होता है, यानी कि इतना बैलेंस नहीं है इन्वेंट्री में भी ना। तो इन्वेंट्री का तो रिस्क नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद दूसरे में देखते हैं कि ये एक न्यू रेवेन्यू आ रहा है सब्सक्रिप्शन प्लान। ये 2019 में नहीं है, 2020 में है। तो इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि ये इसका क्या सीन है, क्योंकि ये जो इस यहाँ पर डेटा आ रहा है इसका मतलब 19 में ये नहीं था, और ये जो न्यू है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन ये था। अब रेवेन्यू जब भी एक से ज़्यादा रेवेन्यू की डिस्कशन करें ना, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रिस्क आ जाता है। और यहाँ पर जो ये फिटनेस इक्विपमेंट है, इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड होती है। अब जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ना, इसकी जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड होती है। तो ये दिमाग में होनी चाहिए चीज़ें। जब भी रेवेन्यू एक या तो एक से ज़्यादा रेवेन्यू की कोई भी स्ट्रीम्स दे ना, तो ये रिस्क आ सकता है उसमें हमारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का।
क्योंकि इसका रेवेन्यू अलग से रिकॉर्ड होता है, इसका रेवेन्यू अलग से रिकॉर्ड होता है। अच्छा, एक और चीज़, जब एक से ज़्यादा रेवेन्यू देना तो फिर हमारे पास सेगमेंट रिपोर्टिंग का भी रिस्क आ जाता है। अब ये पहले नहीं था रिपोर्टिंग सेगमेंट, अब ये एक और जो है ना इसने रिपोर्टिंग एक ये जो है ना रेवेन्यू का स्ट्रीम बना लिया, और ये एक अलग है। तो रेप ये भी ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग का भी, सेगमेंट रिपोर्टिंग का भी इशू आता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास इसने और डेटा दी हुई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, इसमें भी इतना कोई फ़र्क नहीं आया। पीपी दी हुई है, इसका भी इतना कोई फ़र्क नहीं आया। इतना ऐसा लग रहा है कि इसने जो है ना 300 रुपये कम है, तो ये 300 रुपये इतना ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये मे बी डिप्रिसिएशन की वजह से हो, इतना खास डिफरेंस नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसने कोई डेवलपमेंट कुछ ऐसा कुछ किया होगा, या क्या नाम है, इंटेंजिबल खरीद किया होगा, या खुद बनाया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि इंटेंजिबल इसके इंक्रीज हो गया है। कस्टमर एडवांस पर कस्टमर, ये भी अनयूजुअल इंक्रीज हुआ है। ये मुझे लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगी ना, तो उसका इसने ये क्या नाम है अदर इनकम यानी अनअर्न्ड इनकम रिकॉर्ड की होगी इसकी। तो ये उसका सीन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बेसिकली इसको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रेवेन्यू के टाइम पे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, बट इसने एडवांस फ्रॉम कस्टमर, मे बी एडवांस में उसने पैसे दिए हैं, तो कैश जो है ना वो इसने एसेट बना दिया होगा अनअर्न्ड के नाम से। तो वो वाला सीन होगा। एक तो अगे सब्सक्रिप्शन है, तो इसमें हमारे पास अनअर्न्ड जो है यानी कि लायबिलिटी भी क्रिएट होगी, पर उसने कैश अगर दे दिया है तो फिर उसमें भी हमारे पास एक टाइम पे डेबिट साइड पे हमारे पास एडवांस पर कस्टमर होगा, लायबिलिटी साइड पे हमारे रेवेन्यू के साइड पे एक रेवेन्यू होगा, दूसरा लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये अभी इसकी परफॉर्मेंस अभी सेटल नहीं हुई। तो ये सीन होता है। उसके बाद इन्वेंट्री का इतना फ़र्क नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आगे रीड करते हैं आगे सीन क्या हुआ। अच्छा, सबसे पहले ड्यूरिंग द मंथ अक्टूबर, यानी कि नवंबर का मंथ था, एक महीने पहले, ड्यू टू फॉल्टी पेड यूज इन न्यूली मैन्युफैक्चर्ड फिटनेस इक्विपमेंट 60 एक्सीडेंट वाज रिपोर्टेड वेयर एपीएल हैड पेड कंपनसेशन एग्रीइंग टू 30 मिलियन। अब ये एक मामला है, इस एक मामले की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्क नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी प्रोविजन वगैरह की। यानी कि अगर ये बोल क्या रहा है कि अक्टूबर के महीने में हमने कुछ क्या नाम है फिटनेस इक्विपमेंट बनाए थे, जिसके फाल्टी पेड एक रॉ मटेरियल था, वो इस्तेमाल किया था। पेड पेड जो है ना इक्विपमेंट बनाने के लिए हमने ये रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया था। अब इस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हमारे साथ क्या हुआ कि इसमें कोई मसला आ गया, जिसकी वजह से 60 एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए हैं एफबीएल के ऊपर, जिसकी एग्रीगेशन कंपनसेशन 30 मिलियन होगी। तो इस पे जो है ना 60 एक्सीडेंट हुए हैं। तो जब भी इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए एक महीने के अंदर, और ईयर एंड से एक महीने पहले, तो इसका मतलब ये एक प्रोविजन तो इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, या डिस्क्लोज तो करना चाहिए। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन इसने नहीं दी, तो इसका रिस्क क्रिएट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास तो इसलिए जो है ना यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन में एक रिस्क ये क्रिएट हो सकता है कि यानी कि कंप्लीटनेस ऑफ प्रोविजन एक्सपेंस जो है ना उसका रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो पहला पहला लिटिगेशन एंड क्लेम का रिस्क। अब मैंने क्या लिखा है, इज एट नियर टू एंड एट ईयर एंड इट हैज़ identified 60 accidents occurred due to faulty pad use in newly manufactured fitness equipment. That event creates a risk that there may be a other claim filed against FBL, but management has not disclosed in financial statement. Therefore, the risk of complete litigation provision. अभी तक तो हमें 60 का इसने बताया, क्या पता इससे ज़्यादा एक्सीडेंट हो, क्या पता ये जो अमाउंट बता रहा है 30 मिलियन, 30 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट हो, तो ये हमारा रिस्क हो सकता है। तो इसकी वजह से हमें प्रोसीजर्स कौन से अप्लाई करनी पड़ेगी, सबसे पहले जो है ना कस्टमर कंपनी की लीगल लॉयर्स की लिस्ट कर देंगे उससे, फिर उन सबको जो है ना कन्फर्मेशन सेंड करने की, कन्फर्मेशन में ज़रूर मेंशन करना है कि कोई ऐसा केस इसके रिलेटेड तो नहीं है, कोई ऐसा कोई आपके पास कोई केस ऐसा तो नहीं है कंपनी के रिलेटेड जो ये फाल्टी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो। उसके बाद जो है ना हम अपना एक्सपर्ट भी हायर कर सकते हैं, जो असेस करे कि कित अभी इसने तो बताया 30 मिलियन, में भी 30 मिलियन से ज़्यादा जो है ना इसको देना पड़े, तो उसको उस अमाउंट को फाइंड करने के लिए अपना एक्सपर्ट हायर कर देंगे। उसके बाद मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, अगर तो कोई हमारे पास केस आपको मिल रहा है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे इन फ्यूचर आपको अगर मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्वायरी, inquire from management, inquire the management about how to manage would deal if any further claim
और फाइल अगेंस्ट, अगर कोई फर्दर क्लेम उसको उसके अगेंस्ट फाइल किया जा रहा है तो उसको अपील कैसे देखेगा। पेनल्टी के रिलेटेड जो है ना हम उनसे पूछेंगे कि अगर ये फॉल्टी प्रोडक्ट आपने सेल किए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी आपके ऊपर, वो उससे पूछ लेंगे। उसके बाद जो है ना करंट ईयर एंड सब्सिक्वेंट के एक्सपेंसेस को लीगल एक्सपेंसेस देख लेंगे ताकि आइडेंटिफाई कर सके तो कोई क्योंकि कंप्लीटनेस का इशू था ना, तो सब्सिक्वेंट जो है ना उसके लीगल एक्सपेंसेस को देख लेंगे, आइडेंटिफिकेशन कोई डैमेज वगैरह तो ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया, इस पे क्या नाम है क्या नाम है फॉल्टी उसका मसला आ गया था हमारे पास, लीगल केस की कंप्लीटनेस का इशू आ गया प्रोविजन का। उसके बाद आगे रीड करते हैं, आगे क्या बोलता है हमारे पास। आगे ये बोल रहा है कि अपॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट, उसके जैसे हमें पता चले कि जो है ना रॉ मटेरियल खराब है, द सेल ऑफ दिस इक्विपमेंट वाज इमीडिएटली सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दी हमने सेल, यानी कि इक्विपमेंट को उसको बंद कर दिया, जो बना रहा था प्लांट को ही बंद कर दिया जब तक मैटर सॉल्व नहीं हुआ। अब जब हम प्लांट को बंद कर देंगे तो एक रिस्क इसमें ये आता है कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास इतनी इन्वेंट्री थी और ये भी इन्वेंट्री है, तो क्या पता कुछ प्रोडक्ट अभी हमने सेल ही नहीं किए हो, वो यहाँ पर इस इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। अब अगर उसको सेल करेंगे तो मार्केट में वो, क्योंकि वो फॉल्टी प्रोडक्ट हैं तो मार्केट में सही सेल किए ही नहीं जाएंगे, तो अगर सेल नहीं किए जाएंगे तो इसका एनआरवी का रिस्क आ जाएगा इन्वेंट्री के, क्योंकि कॉस्ट जितनी उसे लगी थी खराब प्रोडक्ट को अभी स्क्रैप पे ही सेल करने पड़ेंगे, तो उसने ये रिकॉर्ड नहीं किया होगा, इसका रिस्क आ गया। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर कन्फर्म है इक्विपमेंट बंद भी रहा है, सस्पेंड भी रहा है, तो एक और रिस्क हमारे पास आइडेंटिफाई हो सकता है पीपी के इम्पेयरमेंट का, कि प्लांट बन रहा है लास्ट महीने तो इम्पेयरमेंट टेस्ट भी कराने का रिस्क आ सकता है, यहाँ पर आ गया है हमारे पास। तो इन्वेंट्री का रिस्क यहाँ पर मैंने लिखा, as sale of equipment was immediately suspended due to accident occur, therefore there is risk of NRE loss of inventory as APL may not be able to sell the affected equipment at current price level। अब ये कौन से हैं जो यहाँ पर इसकी अनरिलेटेड इन्वेंट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे उसने सेल किए, क्या पता उसकी कुछ इन्वेंट्री में वो भी प्रोडक्ट हो या यहाँ पर इस इन्वेंट्री में प्रोडक्ट हो। इस इन्वेंट्री को तो छोड़ो, ये तो पास की ईयर है, इस इन्वेंट्री में भी वो प्रोडक्ट हो ईयर एंड पे ना, तो इस इन्वेंट्री में हो सकते हैं प्रोडक्ट जो अभी तक सेल नहीं किए गए, एक तो सेल कर दिए जिसकी वजह से क्लेम आ गए, कुछ ऐसे होंगे जो अभी हमारे इन्वेंट्री में पड़े होंगे तो उसका रिस्क मैंने यहाँ पर लिख दिया। दिस में क्रिएट नेट रिलाइजेबल इक्विपमेंट लोअर देन कॉस्ट, यानी कि एनआरवी की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, उसमें से जो है ना हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जो डिफ़ॉल्टेड इक्विपमेंट है उसका कोई नंबर वगैरह, इन्वेंट्री का बेसिकली नंबर होता है ना, तो वहाँ से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे एक्सेल में, फिर उसमें से हम सैम्पल बेसिस पे ना चेक कर लेंगे सब्सिक्वेंट उसकी कितने पे बेच सकते हैं, फिर मैनेजमेंट ने अगर कोई एनआरवी की कैलकुलेशन की है तो वो उससे ले लेंगे। अगर तो इक्विपमेंट अनसेलेबल, हम सेल ही नहीं कर पा रहे, तो फिर उसको मैनेजमेंट को बोलेंगे इसकी एनआरवी ज़ीरो करो और सारी की सारी इन्वेंट्री को राइट ऑफ करो, यानी कि एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करो। और सप्लायर से कंसपांस पूछ लेंगे कंपनसेशन वगैरह के रिलेटेड। तो ये हमारा रिस्क दूसरा इन्वेंट्री का निकल के आ गया। अच्छा, अब जब ये बिजनेस होता है ना इक्विपमेंट वाला बिजनेस, तो क्या पता इसने जो है ना वारंटी भी दी हो, तो वारंटी दी हो तो वारंटी का भी रिस्क आ सकता है यहाँ पर, वारंटी प्रोविजन का, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नज़र नहीं आ रहा। ड्यू टू फॉल्टी पेड यूज इन न्यूली मैन्युफैक्चर्ड फिटनेस इक्विपमेंट, कस्टमर में फाइल अ वारंटी क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी सेल, therefore there risk of understating a warranty provision as the management might not be record warranty claim। इसके लिए सेम प्रोसीजर obtain करेंगे मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग से कि वारंटी प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड करते हैं फिटनेस इक्विपमेंट के तहत, उससे उसकी वर्किंग ले लेंगे, उसकी अप्रोप्रिएट वर्किंग की चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हम वारंटी क्लेम की लिस्ट ले लेंगे ईयर एंड के बाद, और फिर जो है ना रिपेयर कॉस्ट की लिस्ट लेके वारंटी का रिकैलकुलेशन करने की वारंटी प्रोविजन। अब अगर हमारे पास हमसे कैलकुलेट नहीं हो रहा तो हम एक्सपर्ट को हायर कर लेंगे वारंटी प्रोविजन को कैलकुलेट करने के लिए। तो 3 रिस्क हमारे आइडेंटिफाई हो गए। अच्छा, अब हमारे पास चौथा रिस्क देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। दी इंटायर कंपनसेशन, यानी कि 30 मिलियन की बात कर रहा है, अमाउंट पेड टू कस्टमर हैज़ बीन रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर। अब ये इसने भंड कर दिया यहाँ पर। इसने क्या किया है, जो ये 30 मिलियन है ना इसको रिकॉर्ड कर दिया रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर, जबकि IAS 37 हमें ये बोलता है कि जब भी हम एसेट रिकॉर्ड करें ना, तो
उसका जो आउटफ्लो है इनफ्लो है ना वो हमें सर्टेन हो, वर्चुअली सर्टेन हो। हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे एसेट। हाँ, अगर यहाँ पर लाइबिलिटी या प्रोविजन होता ना तो वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे रिकॉर्ड हो सकता था, बट एसेट जो है ना हमेशा हम वर्चुअली सर्टेन जब होता है तभी रिकॉर्ड करते हैं। इसने तो ऑलरेडी जो है ना देखा ही नहीं और ऑलरेडी इसने फाइनेंशियल में रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया, तो ये इसने गलती की है। तो इसकी वजह से रिस्क हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये रिफंड लाइबिलिटी का। अच्छा नहीं, ये रिफंड लाइबिलिटी को नहीं है इसका, ये कोई और रिस्क है, ये कुछ और है। यहाँ पर रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर ये रीड करते हैं। ये रिस्क आ जाएगा अकॉर्डिंग टू 37 रिलेटेड रिसीवेबल एंड कंटीजेंट एसेट should be recorded when the event is virtually certain, but ABL in case ABL is recorded compensation amount paid receivable from supplier which may need be write off unless it is virtually certain that amount will be received। इसने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया जबकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि वर्चुअली सर्टेन है कि नहीं। तो इसलिए मैं इसका रिस्क ये आइडेंटिफाई हो सके, ये रिस्क हमें आइडेंटिफाई लगे कि इसने अभी हमें वर्चुअली सर्टेन नहीं हो फिर भी इसने रिकॉर्ड कर दिया। तो इसके लिए कुछ प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से कि बेसिस क्या है आपको ये रिसीवेबल रिकॉर्ड करने की। फिर उसके बाद जो है ना जो वो बताएगा उसके रिलेटेड उस इंक्वायरी कर लेंगे सप्लायर से कि वाकई जो है ना आप इसको अपने इससे पैसे ये बोल रहा है कि आपसे इतने पैसे लेने हैं, तो उससे उसको कन्फर्मेशन ले लेंगे और अपने एडवाइज़र इसका जो कंपनी का एडवाइज़र है उसका ओपिनियन ले लेंगे कि क्या वही हमें पे करने की लीगली वो ही पे करेगा कि नहीं करेगा। फिर सप्लायर से करस्पॉन्डेंस ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट देख लें कि रॉ मटेरियल का कि वहाँ पर कोई ऐसा क्लास तो नहीं है जो हमारे पास सप्लायर को बाउंड करे कि अगर कोई ख़राब प्रोडक्ट निकलता है तो उसके वजह से डैमेजेस वो पे करेगा। कन्फर्मेशन सेंड करेंगे सप्लायर को रिसीवेबल बैलेंस के रिलेटेड। तो ये हमारे पास 5 प्रोसीजर हो गए इसके। तो ये हमारे पास कितने रिस्क आइडेंटिफाई हुए इससे। एक लिटिगेशन का रिस्क हो गया, इन्वेंट्री का रिस्क हो गया, वारंटी प्रोविजन का रिस्क हो गया, रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर का रिस्क हो गया। तो 4 तरह के रिस्क हो गए। अच्छा, एक यहाँ पर मैंने बताया था, अब सब्सक्रिप्शन इनकम यहाँ पर जो ऐड हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पर दी है इस पैराग्राफ में। अब इसके बारे में क्या है, जनवरी में हमारे पास यानी कि तकरीबन 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, नहीं 11 महीने पहले, तकरीबन 10-11 महीने पहले जो है ना हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, that generate personally exercise and diet plans considering individual physical and medical condition. The application has received an overwhelming response as large number of domestic and foreign customers have subscribed for it. Following information is available for this report. Application was developed in-house with support of leading software house. Each customer has option to subscribe by annual plan. All subscription plans are paid in advance. However, each subscriber has option to cancel the plan within 30 days and claim the refund entire subscription amount. हमने जो है ना अपनी एक एप्लीकेशन मोबाइल की एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, ये खुद ही हमने डिज़ाइन की है और इसमें हम जो है ना डाइट और पर्सनल एक्सरसाइज के रिलेटेड जो है ना अपने कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। और ये जो हो हमारे कस्टमर है ना कुछ डोमेस्टिक कस्टमर भी है और फॉरेन कस्टमर भी हैं। तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी का रिस्क आ गया हमारे पास। अच्छा, फॉरेन कस्टमर है ना क्योंकि फॉरेन करेंसी में पे करेंगे तो फिर उसका रिस्क आ जाएगा फॉरेन करेंसी का। फिर उसके बाद जो है ना ये 2 सालों पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनुअल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये पेड करते हैं एडवांस में, इसलिए हमारे पास ये एडवांस का अमाउंट आ रहा था। पर मसला ये कि यहाँ पर जो है ना 30 ज़्यादा आ रहा है जबकि यहाँ पर कम आ रहा है। तो यहाँ पर रिस्क ऐसा नज़र आ रहा है कि इसने जो है ना एडवांस में जो पैसे दिए हैं सर्विस अभी पूरी नहीं, ऑलरेडी इसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, रेवेन्यू रिकग्निशन का ऑलरेडी रिस्क नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब जो पहला रिस्क हमारा नज़र आ रहा है, इसने सॉफ्टवेयर खुद बनाया है तो इंटेंजिबल को खुद बनाने में रिस्क ये आता है कि मैं भी क्या पता कि इसने जो है ना रिसर्च को भी कैपिटलाइज किया गया हो जबकि उसको तो एक्सपेंस आउट होना चाहिए था, या डेवलपमेंट कॉस्ट को जो है ना इसने एक्सपेंस आउट कर दिया हो जबकि उसको कैपिटलाइज करना था। तो क्लासिफिकेशन का मसला आ सकता है और वैल्यूएशन जो है ना हमारे पास जो टेंजिबल है उसका मसला आ सकता है। और ये टेंजिबल इसलिए जो है ना यहाँ पर तकरीबन 4-5 गुना जो है ना इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि हमने ये एप्लीकेशन खुद बनाई है सॉफ्टवेयर, तो इसका रिस्क आ सकता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैंने
intangible generated application, internally generated application के related. FPL develop in-house application, therefore there may be a risk management may misclassify development cost with research cost, and also there a risk that management may capitalize research expense in cost of application. तो वही मैंने बताया कि इस मिसक्लासिफिकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट की हो सकती है रिसर्च रिसर्च के साथ, और जो है ना इसने मे भी रिसर्च के को कैपिटलाइज किया गया हो जबकि उसको एक्सपेंस आउट होना चाहिए था। इसमें एक और रिस्क आ सकता है कि मे बी जो है ना इसने जो हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट है ना उसकी कंडीशन मीट ही नहीं हो रही हो कैपिटलाइज करने की, इसने रिकॉर्ड कर दिया हो, वो मतलब कि क्लास इसने जो है ना अपना कैपिटलाइज किया गया और डेवलपमेंट कॉस्ट का, तो वो भी रिस्क आ सकता है। यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं बता दूँ कि वो भी रिस्क आ सकता है इसमें। अच्छा, इंक्वायरी, इसके रिलेटेड हमने इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से कि आपने रिसर्च कब स्टार्ट की है और डेवलपमेंट फेज कब स्टार्ट हुआ है, ताकि हम देख सकें क्लासिफिकेशन के किसको कहाँ तक कितने कौन से एक्सपेंसेस को हमने कैपिटलाइज करना है, कौन से एक्सपेंसेस को हमने जो है ना पीएनएल में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। और हम ये देखेंगे कि आर रिसर्च जो है ना उसको रिकॉर्ड किया गया हो अकॉर्डिंग टू 37, यानी कि उसको एक्सपेंस आउट किया गया हो ड्यूरिंग द पीरियड। और IAS 38 का कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट जो है ना वो भी देख लेंगे क्या वो क्राइटेरिया मीट हुआ है, तभी जो है ना उसने क्या किया हुआ है रिकॉर्ड किया है। अब इसमें हमारे पास लोकल और इंटरनेशनल कस्टमर भी थे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो कस्टमर थे वो फॉरेन कस्टमर भी थे, ये वाला लिखा हुआ है। डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों कस्टमर थे हमारे पास। लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कस्टमर दे सब्सक्राइब किया हो, तो फॉरेन कस्टमर है तो हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी रिस्क आ सकता है। तो सेंस एपीएल एक्सपोजेस अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ड्यू टू सब्सक्रिप्शन इनकम फ्रॉम द फॉरेन कस्टमर, therefore there risk that management may use incorrect exchange rate which affect foreign exchange gain or loss on receivable and subscription income. It may be affect refund liability. अब ये क्या चीज़ बोल रहा है, रिफंड लाइबिलिटी की बात क्या बोल रहा है। देखो हमने ये ऐप लॉन्च की है जनवरी में, और ये जो एक्सीडेंट अकर हुआ है ये अकर हुआ है अक्टूबर के महीने में। तो क्या पता इस एक्सीडेंट के अकर होने के बाद जो है ना हमारे कुछ कस्टमर ने ना वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी हो। अब जब वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी तो उसने एडवांस में पैसे दिए थे, तो हमें क्या पता उस पे उन पैसों को उनको वापस देना पड़े। तो इसलिए रिफंड लाइबिलिटी का एक रिस्क आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ड्यू टू एक्सीडेंट अकर्ड FBL customer might return the faulty equipment, therefore there is risk that provision of refund liability for cancellation of subscription plan equipment may not be appropriately made. तो ये रिस्क आ सकता है कि उसने मेड ही नहीं, क्योंकि ऊपर हमें फाइनेंशियल उसमें जो डेटा दी उसमें उसने दिया नहीं है, तो ये हमारा रिस्क तो हो सकता है ना कि क्या पता सब्सक्रिप्शन उन्होंने कैंसिल कर दिए उस वाक़े की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, बट मैनेजमेंट ने वो रिकॉर्ड नहीं किया उसका प्रोविज़न। तो इसलिए मैनेजमेंट से हम असेसमेंट ले लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे कि कितने इक्विपमेंट जो है ना रिटर्न हो सकते हैं कस्टमर को, और जहाँ तो एपीएल में है कॉल बैक टाइम, जहाँ तो एपीएल जो है उनको क्योंकि फॉल्टी प्रोडक्ट है तो उससे वापस लेने के। दूसरा है कि हमने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर की लिस्ट मांग लेंगे जिनका ईयर ट्रायल पीरियड जो है ना अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ ईयर एंड तक। उसके बाद जो है ना हम एडिक्वेट प्रोजेक्शन और अजम्पशन उसकी जो उसने यूज़ की हुई है प्रोविजन को रिकॉर्ड करने में, अगर प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहा है तो वो उनसे ले लेंगे कि कितना हमारे ये बेसिकली असम्पशन क्या होगी, ये होगी कि हम क्योंकि एक्चुअली एक असम्पशन बनाता है बेसिकली जब भी हम इस तरह का सीन होता है जहाँ लीगल हॉयर है हमारा एक असम्पशन बनाता है कि कितने केसेस जो है ना हमारे ऊपर आ सकते हैं या कितने इक्विपमेंट वापस आ सकते हैं, कितनी सब्सक्राइबर हमारे जा सकते हैं, तो वो मैनेजमेंट उसकी असेसमेंट करती है। तो वो असेसमेंट की वर्किंग हम उससे ले लेंगे उसकी असम्पशन वगैरह को इस्तेमाल करके। तो ये भी हमारा रिस्क लाइबिलिटी का भी कवर हो गया। अब हमारे पास एक और ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का। देखो पहले ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम थी ये नहीं थी, अब ये आ गई है, तो इसलिए ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का भी रिस्क आ सकता है। इस करंट ईयर फाइनेंशियल शो द न्यूली revenue source in our streamline of subscription plan. Therefore, now there are two segments for the revenue, which indicates risk of IFRS 8 segment reporting that APL may not disclose nearly segment of subscription plan financial statement. डिस्क्लोजर का रिस्क हो सकता है इसने सही से डिस्क्लोज नहीं किया हो। ये नोट में बेसिकली डिस्क्लोज होता है कि हमारा ये सेगमेंट है उसका उससे रिलेटेड हमारे पास इतने एसेट्स हैं, इतने उसके एक्सपेंसेस थे और उतना उसका रेवेन्यू था। ये सारा सेगमेंट रिपोर्टिंग में हम सारी चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं स्पेसिफिक सेगमेंट के रिलेटेड। तो हम जो है ना अप्टेंड कर लेंगे अंडरस्टैंडिंग
कि किस तरह से ये सेगमेंट रिपोर्टिंग करती है मैनेजमेंट, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें सेगमेंट की इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। क्योंकि इसकी कॉस्ट, इसका रेवेन्यू, इसके एसेट सारे अलग अलग होते हैं जब एक न्यू सेगमेंट हमारे पास सेगमेंट बन के आ जाता है। IFRS 8 यही बोलता है कि उसकी सारी चीज़ें अलग अलग करके आप रिकॉर्ड करो, शो करो बेसिकली नोट्स में। तो हम प्रॉपर एलोकेशन देखने के उस सेगमेंट से कितने एसेट उसको अलोकेट किए, कॉस्ट देख लेंगे, उसकी रिव्यू करेंगे, रिकन्सिलेशन, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन और कंसिडरेबल इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री विद सिग्निफिकेंट आइटम आर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। सारी चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं कि नहीं है ये उनसे ले लेंगे। जब भी सेगमेंट रिपोर्टिंग आ जाए ना हमारे पास, इसमें रिस्क दो तीन हो सकते हैं। आगे वाले भी क्वेश्चन में कुछ कराऊंगा जिसमें सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है ना हमारे पास आएगा। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के रिलेटेड जो है ना रिस्क बहुत सारे आ सकते हैं। मे बी ऐसा हो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग उसने कर दी है बट उसने एसेट्स को सही तरह से अलोकेट नहीं किया हो। और सेगमेंट रिपोर्टिंग का एक बेंचमार्क का क्या नाम है, क्राइटेरिया होता है IFRS 8 के तहत कि अगर ये क्राइटेरिया मीट करे तभी उसको सेगमेंट रिपोर्टिंग कहा जाएगा। तो क्या पता वो क्राइटेरिया मीट ही नहीं करे, तो ये वाला रिस्क भी आ सकता है। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में तकरीबन दो तीन रिस्क होते हैं। तो इसमें तो डिस्क्लोजर का रिस्क मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो उस सिनेरियो के बेसिस पे जो है मैं वो डिस्कस करूँगा कि इसमें रिपोर्टिंग का इशू है, मतलब कि नोट्स में जो है ना हमारे पास डिस्क्लोजर का इशू है, जहाँ कंडीशन मीट नहीं होने का रिस्क है। तो वो आहिस्ता से मैं डिस्कस करूँगा हर क्वेश्चन के रिलेटेड। अब इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो इसलिए डिस्क्लोजर का मैंने रिस्क लिख लिया। बट अगर आप जो है ना इसमें आप क्राइटेरिया वाला भी रिस्क लिख लेंगे कि जो क्राइटेरिया मीट नहीं करो या एक्सपेंसेस को सही से अलोकेट नहीं किया, तो वो भी रिस्क आपका सही रहेगा, क्योंकि सेगमेंट रिपोर्टिंग में ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना इसमें रेवेन्यू का भी रिस्क आ सकता है, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है और एट पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए ना रेवेन्यू का भी मैंने रिस्क लिख दिया है यहाँ पर, रेवेन्यू रिकग्निशन का, कि हमारे पास। अच्छा, ये मैं रीड कर रहा था फॉरेन का, इसके प्रोसीजर सेम वही रहेंगे कि हमने कस्टमर से जो है ना हमारे पास लिस्ट उसकी ले लेंगे जिनकी सब्सक्रिप्शन इनकम आ रही है। और दूसरा रिफ़ंड का भी इसमें आ रहा था कि रिफ़ंड वालों को भी वो फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ेगा, उसकी भी लिस्ट हम ले लेंगे कि कौन से पर्सन के रिफ़ंड में कितना अमाउंट पे करना है फॉरेन करेंसी में। फिर एक अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट देख लेंगे और इस क्या नाम है, स्टेट बैंक की वेबसाइट से फिर रिकैलकुलेट कर लेंगे गेन और लॉस। ठीक है, तो ये रिस्क टेकल हो जाएगा। अब रेवेन्यू के रिस्क क्या आ सकता है हमारे पास? रेवेन्यू का ये है कि ड्यू टू एक्सीडेंट अकर इन अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर, सेल शुड बी डिक्रीज due to refund of subscription plan or sale return of equipment. ठीक है, but company's sale has increased from last year, therefore their risk of revenue might be overstated. There is also risk that subscription income received in advance should be recorded at the point of time instead of over the period of time. तो ये दो रिस्क हो सकते हैं यहाँ पर देखो। जबकि इसकी वजह से सेल गिरनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास, सॉरी, इसकी वजह से सेल गिरनी चाहिए थी क्योंकि हमारे पास रिफंड लाइबिलिटी क्रिएट करनी थी जहाँ सेल रिटर्न रिकॉर्ड करनी थी, बट यहाँ पर सेल इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए जो है ना दोनों रिस्क आ सकते हैं कि रेवेन्यू जो है ना इसने सही से रिकॉर्ड नहीं किया, ओवर स्टेट करके शो किया है, या तो इसने सब्सक्रिप्शन इनकम को जो है ना एट अ पॉइंट की जगह हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की जगह पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड कर दिया हो। तो प्रोसीजर इसके लिखें कि सबसे पहले ऑब्टेन करते हैं कि मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रेवेन्यू की, सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हो। फिर सैम्पल बेसिस पे सब्सक्रिप्शन इनकम के एग्रीमेंट लिख लेंगे, उसमें हम उसका पीरियड देख लेंगे, टाइमिंग का पेमेंट देख लेंगे, कंडीशन देखेंगे रेवेन्यू रिकग्निशन की। फिर कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे ताकि हम ये देख सकें कि इस ईयर का रेवेन्यू किसी और ईयर का रेवेन्यू इस ईयर में तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया, तो ये देख लेंगे। उसके बाद कस्टमर की इनवाइस देख लेंगे, रिसिप्ट अमाउंट देख लेंगे कि कोई गलत अमाउंट तो जो उसने अमाउंट पेड किया है वही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड हुआ। अब यहाँ पर फॉरेन करेंस कस्टमर की जो है ना उसका स्पॉट रेट पे जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है, अनअर्न्ड इनकम भी वहाँ पर, तो वो वाले हम देख लेंगे कि क्या क्या मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया। फिर अनअर्न्ड इनकम को जो है ना रीट्रांसलेट करेंगे एक्सचेंज रेट से हर ईयर पे, क्योंकि ये एक मॉनेटरी जो है ना आइटम है, तो उसको जो है ना हम देख लेंगे, एक्सचेंज रीट्रांसलेट करेंगे एक ईयर एंड पे, हर ईयर एंड पे क्या ईयर एंड पे इसने रीट्रांसलेट किया है कि नहीं किया है, रिकैलकुलेट करेंगे गेन और लॉस उस पर। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास ये रिस्क हो सकते हैं। अब इसका एक और रिस्क आ सकता है ये वाला, ये मुझे टैक्स का रिस्क है, ये बताना ज़रूरी तो नहीं है। ये बेसिकली सेल टैक्स का रिस्क है, ये अकाउंटिंग रिस्क नहीं है। अकाउंटिंग का रिस्क नहीं है तो इसको बताने के मैं ज़रूर, आईकेप ने तो ये मेंशन कर दिया था,
बट इसका मुझे लॉजिक नहीं लगा रहा बताने का। बेसिकली ये रिस्क क्या बोल रहा है कि हमने फॉरेन कस्टमर को जो है ना ये सब्सक्रिप्शन इनकम दे दी है, तो हमारे पास हम समझ लो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विस को। जो सब सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उस पर हमारे पास सेल टैक्स का जो है ना, जब एक्सपोर्ट करते हैं कोई सर्विस तो एक्सपोर्ट को हम बोलते हैं ज़ीरो रेटेड। ज़ीरो रेटेड बोलते हैं तो उसकी जो है ना अलग से पंचायत होती है सेल टैक्स की। तो क्योंकि वो सिक्स शेड्यूल में आ जाता है, फिर देखेंगे ये सर्विस सिक्स शेड्यूल में आ रही है कि नहीं आ रही, तो उसके अलग से पंचायत होती है। फिर उसके रिलेटेड हम अकाउंटिंग में अपना सेल टैक्स पेबल जो है ना रिकॉर्ड करते हैं। तो जिसकी वजह से रेवेन्यू भी मे बी अगर टैक्स वाले अलग से इसको रिकॉर्ड करें, तो उसके इसने क्या कर दिया है, ये रिस्क बता दिया है। ये डिस्कस करना ज़रूरी तो नहीं है इस रिस्क को, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे पास 9 तरह के रिस्क। अभी एक 10वां रिस्क इसमें एक और हो सकता है जो मैंने यहाँ पर भूल गया हूँ मेंशन करने का। वो ये जो इसने जो है ना कुछ महीनों के लिए अपना जो है ना इक्विपमेंट की सेल बंद कर दी थी, यानी कि इक्विपमेंट ना बना रहा था और जो बनाए हुए थे उसने बंद कर दी थी, सस्पेंड कर दी थी। तो इसकी वजह से जो है ना इम्पेयरमेंट का रिस्क आ सकता है, जो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, पीपी की इम्पेयरमेंट का रिस्क आ सकता है, वो लिखना था यहाँ पर। 10वां रिस्क वो आएगा कि पीपी की इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये पीपी बंद है तो इसकी वजह से राइट ऑफ यूज़ जो है ना, वैल्यू वैल्यू इन यूज़ की जो अमाउंट जो है ना वो चेंज हो सकती थी। तो वो यहाँ पर एक रिस्क का, तो इसके लिए प्रोसीजर ये थे कि मैनेजमेंट से जो है ना पूछ लेंगे कि आपने इम्पेरिमेंट टेस्ट किया है कि नहीं किया। अगर किया है तो आप जो है ना उसकी वर्किंग हमसे शेयर कर लें। फिर उसकी वर्किंग को एनालाइज करेंगे, जो उसमें वहाँ पर अजम्पशन यूज़ की है फेयर वैल्यू के रिलेटेड, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट यूज़ की है वो देख लेंगे। उसके अलावा वैल्यू यूज़ की जो कैलकुलेशन की है उस पर डिस्काउंट वगैरह, जहाँ जो ग्रोथ का रेट है वो सही इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है ये देख लेंगे। फिर अगर हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हम खुद रिकैलकुलेट करेंगे इम्पेरिमेंट लॉस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उसके प्रोसीजर के रिलेटेड था। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। मुझे लगा कि डिस्कस करना लाजमी है, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही था कि 10 जो है ना हमारे पास रिस्क इसमें हमने आइडेंटिफाई कर दिए। तो बस इतना ही है।